फ्रेंड्स वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ये मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था और 10 में हमने क्या देखा था, 1905 में हुआ था क्या, बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन देख लिया था और इसमें हम देखेंगे 1906 का मुस्लिम लीग। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे 1907 में जैसे कांग्रेस का विभाजन वगैरह हुआ था। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए, और एक बात और, अगर इससे पहले किसी ने वो 10 पार्ट ना देखे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UPPCS के अकॉर्डिंग और ग्रुप CD एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और कई बार पूछ लेता है किसने की थी, तो ये की थी सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बने हैं, वो मैंने सारे बता दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में कहाँ हुई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और ये पूछ ले किसने की थी, तो सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। हर बार की तरह आगे देखिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नवाब थे बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए 1907। ठीक है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये बताइए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, कराची में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो ये बता दिया नवाब सलीमुल्लाह खान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो ये आगा खां और सलीमुल्लाह खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था K4 कराची। ठीक है, आगे चलिए 1906 में। ठीक है, 1906 में मिनटों से शिमला। ठीक है, 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमान विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट या शिष्ट मंडल की क्या प्रार्थना की थी। ठीक है, लेकिन जब भी ये वर्ड आएगा ना, इसको याद रखना, मिनटों। ठीक है, तो मिनटों का संबंध होगा। ठीक है, मुसलमान मिनटों से सिफारिश कर रहे थे किसकी, मुसलमान अपने लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे थे, यानी कि हमारे लिए अलग वोटर सिस्टम बनाओ या फिर अलग इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाओ। ठीक है, ताकि हम अलग वोट गिर सकें और अपना कामकाज अपने हाथ में ले सकें। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछा 1906 में मिनटों से शिमला समझौते में मिले मुसलमान शिष्टमंडल में क्या प्रार्थना कर रहे थे, तो ये ऑप्शन नंबर है, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल या फिर इनके लिए अलग इलेक्शन ऑफिस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, और याद रखना मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो वगैरह आया था 1909 में। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो आगे चलिए 1906 में। ठीक है, ये देखिए 1900, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना। 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडल द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए विज्ञापन की प्रमुख मांग क्या थी। ठीक है, तो मैंने बताया ना, जब ये मिंटो वगैरह आएगा तो ये मुसलमान इनसे मिलने जाते थे और ये कहते थे प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ देखते रहिए आप। आगे देखिए, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष राष्ट्र का विचार किसने दिया था, तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। आगे देखिए, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष देश की प्रथा। ठीक है, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर ए, 1930 के मुस्लिम का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग अभी तक ये कह रहे थे कि हमें एक अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे थे हमें एक अलग देश भी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा, तो ये मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद के इकबाल ने प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। ये सारे एक A1 क्वालिटी के गिने चुने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट उसके बाद भी हम लगभग इस वीडियो में 170 प्लस ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक। आगे देखिए, सारे जहाँ से अच्छा, तो ये कई बार पूछा, मोहम्मद इकबाल ने रचा था ये। ठीक है, तो आगे देखिए, कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था, तो ये था नाउ फॉर नेवर आर बी लिव और पेरिस फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर, तो ये इसका शीर्षक था। दोबारा देख लीजिए, नाउ फॉर नेवर बी लिव और पेरिस फॉर एवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था चौधरी रहमत अली और उनके
मित्रों ने, ठीक है। रहमत अली शब्द किसने दिया था, ठीक है। क्या पाकिस्तान शब्द दिया था रहमत अली और उनके मित्रों ने, ठीक है। ये कई बार BCS में पूछा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था, तो ये देख लीजिए किसने दिया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद असलम खां और रहमत अली ने, ठीक है। ये इनके मित्र वगैरह थे, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन में रहमत अली का ही नाम मिलेगा, तो इनको याद रखना। अगर इनके मित्र का अगर नाम पूछ लें तो ये थे असलम खां, ठीक है। ऊपर पढ़ के आए ना, इनके मित्र भी थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये था लाहौर का अधिवेशन 1940 का, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग के, ठीक है, मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। आगे देखिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना झंडू बाम ने, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1940 में, और इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MS जिन्ना ने अभिव्यक्ति किया कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, ठीक है। तो ऐसा कहा था लाहौर अधिवेशन 1940 में, ठीक है। आगे देखिए, 19वां नंबर क्या कहता है, मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो ये क्या था, तो ये लाहौर का ये अधिवेशन था 1940 का, ठीक है। इसमें मुस्लिम जिन्ना ने कहा था हमें दो राष्ट्र का सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई थी, तो लाहौर का अधिवेशन, ठीक है। ये देख लीजिए लाहौर। आगे देखिए, थोड़ा छोटा कर दें। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो बताइए ये कब की थी, तो ये की थी 1949 आई थिंक, ठीक है। ये 1940 में की थी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 1949 में कुछ और किया था, वो आगे बताता हूँ। आगे देखिए, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, वह कौन सी तिथि थी जब मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम लीग ने या फिर मुसलमान लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो ये था 23 मार्च 1943, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये किया था खली, ठीक है, खली कुल जुमान है, ठीक है। खली कुल जुमान ने पाकिस्तान सृजन का प्रस्ताव रखा था कब, 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर में। तो ये था खली कुल जुमान, ठीक है। आगे देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ये था सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, तो ये था 16 अगस्त 1940, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, 26वां नंबर क्या कहता है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मनाया था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, यानी कि रिजाइन कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने, तब इन्होंने सीधी मुक्ति दिवस मनाया था कब, 1939 में, ठीक है। आगे चलिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस तब मनाया था जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, ऐसे भी क्वेश्चन बना। आगे देखिए, किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये एक झंडू बाम किस्म का व्यक्ति था, ठीक है, और इसको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता जो भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मरा ना, ठीक है, जब ये मरा था तो इसको ले जा रहे थे इस्लामाबाद से, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है। इसकी किस्मत देखो, जब ये मरा तो इसकी किस्मत देखो, जिस एम्बुलेंस में ले जा रहे थे ना, वो एम्बुलेंस ख़राब हो गई, ठीक है। वो एम्बुलेंस ख़राब होगी, जब तक दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम वगैरह किया गया, ठीक है, तब तक वो 2-2.5 घंटे में दूसरी एम्बुलेंस आई थी, तब तक इस मर गया था ये, ठीक है। और इसके मुंह पर हज़ारों मक्खियाँ बैठी थी, इसके ऊपर कफन भी नहीं डाला था, ठीक है। इतनी बुरी मौत मरा था, मतलब इसको ले जा रहे थे हॉस्पिटल, तो रास्ते में इसकी किस्मत ही ख़राब थी, एम्बुलेंस ख़राब होगी, लेकिन जब तक दूसरी एम्बुलेंस आई 2-2.5 घंटे बाद, तब तक ये डेड हो गया था, और इसके मुंह पर हज़ारों मक्खियाँ इसके मुंह में बास कर चुकी थी उस टाइम, ठीक है। तो आगे चलिए, ये एकदम दुष्ट किस्म का व्यक्ति था, ठीक है, जो रोज़े चलते हैं ना मुसलमानों के, तो ये रोज़े में भी गाय का मांस खाता था, ठीक है। एक बार मुंबई के होटल में ये कहीं बैठा हुआ था, तो उसमें भी रोज़े में ये गाय का मांस वगैरह खा रहा था, ठीक है। तो किसी ने इसका विरोध वगैरह किया, तो इसने उसको डराया धमकाया और शायद मार भी दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर कहानी है, तो कहानी कभी नहीं सुनाऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलिए, इतनी बात याद रख लीजिए, जब ये मरा था तो इसके लिए एम्बुलेंस और कफन भी नहीं मिल पाया था इसको टाइम पे, ठीक है। आगे चलिए, मुस्लिम लीग
जब मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में, ठीक है। और इस जिन्ना के कहने पे ही हमारे देश के 2 टुकड़े हुए थे, याद रखना डिफेंस। इस जिन्ना के कहने पे ही हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। आगे चलिए, मिल के तुम्हें कर्तव्य पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना। तो चलिए, लीग ने, ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग की बात हो रही है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने वाले अधिकारों को मान्यता देने से मना कर दिया था, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को ही था, ठीक है। यहाँ देखिए, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को ही था। अकेली वर्ड कहकर यहाँ पर अकेली पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो ये कथन गलत है, ठीक है। अकेली मुस्लिम लीग को नहीं था, मतलब ये सही है और गलत है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ये सही है और गलत है। आगे चलिए, यहाँ पर, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये बता दिया, ठीक है। यह ठीक है, यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव स्थापित करना चाहता था। ये तो शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूँ। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, डिफेंस। तो ये देख लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, डिफेंस। आपको अगर यहाँ देखने में दिक्कत हो रही हो, डिफेंस, तो आप ए नंबर पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सही नहीं है, डिफेंस। तो देखिए, वे 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के समर्थक थे, तो ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है, लेकिन वे सदैव डायरी रखते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। आगे चलिए, 33वां नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सही नहीं है वही देखते हैं सीधा। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मौलाना, ठीक है, मौलाना बरकतुल्ला। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है ना, ठीक है। यहाँ देखिए, 1906, ठीक है, 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ पर गलत बताना, तो यही गलत है, ठीक है। उस टाइम 1906 की बात नहीं है ये, ठीक है। फ्रेंड्स, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पूछ रहा है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, क्या कहते हैं, अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध नहीं किया गया था, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1929 में किया था, ठीक है। आगे देखिए, जिन्ना द्वारा 14 सूत्री के अंतर्गत पृथक निर्वाचन आदि की मांग के पीछे क्या कारण था। तो बताइए क्या कारण था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुमत शासन की आशंका, ठीक है, बहुमत शासन की आशंका, इसलिए ये 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर आया था। 36वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी जिन्ना ने, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, ठीक है, 1928, ठीक है, 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम लीग की सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये आगा खान ने की थी, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, भारत विभाजन के लिए, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आएगा, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्वाधिक जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, किसकी वजह से, इस जिन्ना की वजह से। और ये बात किसने भी कही थी, तो ये बात लॉर्ड माउंटबेटन ने भी खुद स्वीकारी थी या खुद कही थी ये बात, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है ये जिन्ना, ठीक है। इस जिन्ना को याद रखना, जिन्ना। आगे चलिए, ठीक है, 38 नंबर देखिए क्या कहता है। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्र, ठीक है, भारत में उसकी भूमिका किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संग्राम की थी, ठीक है। तो बताइए वो कैसी थी। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, तो ये थी राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसकी भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना की। आगे देखिए अगला क्या कहता है, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर, ठीक है, इनको सही कालानुक्रम में से जाना है, पहले कौन सी रिपोर्ट आई थी, पहले उसके बाद कौन सी आई थी।
तो चलिए देखिए, पहले आई थी पीरपुर रिपोर्ट, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछी हुई है, ठीक है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ठीक है, ईपीएफओ वगैरह और ये सीडीएस वगैरह एनडीए के, ठीक है। तो ये उसमें कई बार पूछी है, ठीक है। उसके बाद आई थी शरीफ रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आई थी शरीफ रिपोर्ट, आगे देखिए। और फिर आई थी मुस्लिम सरफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1 2 3, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रपट है, ठीक है। ये रिपोर्ट होना चाहिए था, ठीक है। बट गाँव देहात वगैरह में ये रपट भी बोल देते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी रिपोर्ट मुस्लिम समुदायों पर कांग्रेस सरकार के अपराधी से संबंध में मुस्लिम लीग संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? तो बताइए ये कौन सी थी? तो ये हो जाएगा सर मोहम्मद सादुल्ला रपट, ठीक है ना। या फिर रिपोर्ट बोल सकते हो आप इसको, रिपोर्ट, ठीक है। आगे चलिए, 1940 के चुनाव 1940 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बनाई थी बंगाल में, ठीक है। आगे देखिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ये 1943 का कराची अधिवेशन में दिया था नारा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिसमें बकरी ईद के अवसर पर गौवध को निषेध किया गया था, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग का जो त्यौहार वगैरह होती है ना, बकरी ईद, ठीक है, तो उसमें गाय का मांस वगैरह नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। तो ये कहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1919 का मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था, लाहौर का नहीं, अमृतसर था, ठीक है। तो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था 1919 का। तो इसमें ऐसी बात की गई थी, ठीक है। क्या बात कही गई थी? बकरी ईद पर गौ मांस वगैरह बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, मौलाना आज़ाद ने, ठीक है, मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस का धर्म निरपेक्षवाद मुखौटा कहा था? तो बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखिए, मुस्लिम लीग के संविधान का द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? तो बताइए किसने बनाया था? तो ये बनाया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, ठीक है। ये देख लीजिए डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मुस्लिम लीग वगैरह कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में जो विघटन वगैरह हुआ था और राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पानी आनी पिया है अब, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा लंबा चलेंगे, लगभग 45 क्वेश्चन हुए थे और 120 ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 45 और 20 165 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा और भी आगे जाएंगे। तो चलिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस का सूरत विघटन या फिर इनकी फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछे चलते हैं। तो चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, डिफेंस। ऐसा क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ, यूपीएससी पीसीएस वगैरह के फालतू क्वेश्चन है और मैं ये जानबूझकर ऐड करता हूँ, डिफेंस, जानबूझ के ऐड करता हूँ आपके लिए, ताकि अपना प्राइम टारगेट है यूपी पीसीएस, डिफेंस। और बाकी आप पीटी वगैरह की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी लाभदायक हो सकती है वीडियो, जो यूपी पीसीएस की जो आरओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी, डिफेंस, आप देख सकते हो, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। लेकिन अपना प्राइम टारगेट है यूपी पीसीएस, डिफेंस। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भर भर के पूछे जाते हैं, डिफेंस। तो आपने देख लिया होगा अपना कंटेंट वगैरह, डिफेंस। और जो चैनल वगैरह हैं वो तो सीधा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया ले भाई नेक्स्ट, डिफेंस। क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया ले भाई नेक्स्ट, डिफेंस। तो अपना वैसा कोई कंटेंट नहीं है, अपना जो जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसी लेवल का अपना कंटेंट भी है, A1 क्वालिटी का कंटेंट है, डिफेंस। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट वगैरह कीजिए, डिफेंस, चैनल को ग्रो कराइए और भी बच्चों को जोड़िए चैनल से, डिफेंस। अगर फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, फ्रेंड्स। तो बिना बोले आप लाइक वगैरह कर दो, फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो, फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स। तो मैं यही हर बार कहता हूँ, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए, अपना परिवार बड़ा हो, फ्रेंड्स, अच्छा प्लेटफॉर्म बने। और मैं A1 क्वालिटी की आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। लेकिन आज दोपहर में मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपको मंथली जो करंट अफेयर होती है, मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दूँ, फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फ्रेंड्स। मंथली करंट अफेयर की वीडियो, मतलब जनवरी टू लगभग अब क्या चल रहा है, अक्टूबर होगी ना, आज 1 तारीख है अक्टूबर की, फ्रेंड्स। यानी कि जनवरी टू में आपको सितंबर तक की वीडियो या फिर अगस्त तक की वीडियो बना दूंगा, यानी कि
8 महीने की, ठीक है। इन 8 महीने की करंट अफेयर की वीडियो एक ही वीडियो बना दूंगा, मास्टर वीडियो, ठीक है। इन 8 महीनों की, यानी कि जनवरी टू अगस्त, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। इस करंट अफेयर की जो वीडियो बन रही है, इनकी PDF पे बैकएंड में वर्क चल रहा है, ठीक है। तब तक आप इससे ही काम चलाइए, ठीक है। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर भी अपनी A1 क्वालिटी का डाटा ही होगा। जैसे ये डाटा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हिस्ट्री का, तो इससे मान लो इसमें मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा ही 110% मैं करंट अफेयर को दूंगा, ठीक है। बट आप बिलीव करिए और थोड़ा विश्वास बनाए रखिए, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। तभी कुछ रिजल्ट हासिल होगा, ठीक है। ऐसे मैं वीडियो लाता जाऊँगा और आप लोग देखते भी होने, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो, ठीक है। देखो, मैं वीडियो में एक ही बार कहता हूँ, या तो बीच में बोल देता हूँ, या फिर वीडियो जब ख़त्म होती है लास्ट में, तब मैं आपको बोल देता हूँ। अगर कंटेंट पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आपने उधर चैनल पर देखा होगा, ठीक है, उनका कंटेंट एक लाइन का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का आंसर लगाया, ले भाई अगला क्वेश्चन, ले भाई अगला क्वेश्चन, पढ़ा अगला क्वेश्चन, ठीक है। और वो ये भी बोलते हैं बीच बीच में 5-7 मिनट बाद कि आप ऑनलाइन हो 1000, ठीक है, और लाइक है हमारे 200, ठीक है। लाइक बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो अपना ये वाला नहीं है, मैं एक ही बार बोलता हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सम्मिलित करना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, जतिन दास की मृत्यु, ठीक है। जतिन दास की यहाँ पर बताना है, ये जीवन कांत यानी कि इनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये 4 हमारे क्रांतिकारी हैं और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इनको सम्मिलित करना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 के चारों, ठीक है। जतिन दास की मृत्यु हुई थी, ये भूख हड़ताल पर बैठ के थे, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इन्होंने अपने आप को ही मार लिया था, लेकिन इनकी मुठभेड़ चल रही थी अंग्रेज़ों से, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी मुठभेड़ के दौरान, ठीक है। भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास, ठीक है। दोबारा मिलवा देता हूँ, ठीक है। एक आ जाएगा दूसरे के साथ, यानी कि भूख हड़ताल दूसरा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी मुठभेड़ में, यानी कि तीसरा। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, यानी कि चौथा। और कल्पना दत्त आजीवन कारावास, यानी कि 2341 अपना कोड है, ठीक है, आंसर का। तो ये देखिए, ठीक है, ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन ऐड करवाए हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। रिवोल्ट ग्रुप, ठीक है। रिवोल्ट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ था, तो चलिए ये देखिए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, रिवोल्ट ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़े हुए थे सूर्य सेन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन से कौन जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि एक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट से चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे, यानी कि दूसरा। और पंजाब नौजवान भारत सभा से कौन जुड़ा हुआ था, तो बताइए। ये हुआ था, ठीक है, ये जुड़े हुए थे भगत सिंह, ठीक है। ये पंजाब नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए थे भगत सिंह, ठीक है। यानी कि 5-1, ठीक है। डायरेक्ट आंसर देखिए आप, ये देखिए 5-1-2-4, ठीक है, 5-1-2-4। तो चलिए देखिए, ठीक है, पहला है हमारा क्या है, पहला है रिवोल्ट, ठीक है। रिवोल्ट ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ था, तो 5वें नंबर पर है सूर्य सेन, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है। और ये भगत सिंह, पंजाब नौजवान सभा से भगत सिंह जुड़े हुए थे, ठीक है, ये ऐसे याद रखना। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट से जुड़े हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। और ये बी नंबर पे लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन से राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन ये क्वेश्चन देख लो, राम प्रसाद बिस्मिल, यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी, तो इनको फांसी हुई थी गोरखपुर, ठीक है, इसे याद रखना है। तो गोरखपुर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। भगत सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है, सांड्रस की हत्या की थी इन्होंने। और सूर्य सेन का नाम जुड़ा हुआ है किससे, चटगांव विद्रोह से, ठीक है। चटगांव में इन्होंने डकैती वगैरह डाली थी, ठीक है। तो चटगांव विद्रोह से इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये पूछ ले चटगांव कहाँ पड़ता है इस टाइम, तो चटगांव पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। आगे देखिए, तो ये अपना आंसर है, ठीक है, देख लिया हुआ। आगे चलिए, ये देखिए, ठीक है, कूका आंदोलन, तो ये कई बार बता दिया है, ये गुरु राम सिंह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से। अनुशीलन समिति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, UPPCS की पालतू है, ठीक है, ये समिति। तो बारिंद्र घोष जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। अभिनव भारत, तो इसका हो जाएगा BD सावरकर। और चटगांव विद्रोह, तो ये बता दिया है कल्पना
दत्त, ठीक है, कल्पना दत्त भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए, कोका विद्रोह गुरु राम सिंह, ठीक है, अनुशीलन समिति बारेंद्र घोष, अभिनव भारत, ठीक है। तो अभिनव भारत से जुड़े हुए थे बीडी सावरकर। और चटगांव, ठीक है, या फिर चिटगांव आर्मरी रेड, तो इनका संबंध था कल्पना दत्त से, ठीक है। तो ये देख लीजिए अपना आंसर। आगे चलिए, ठीक है। चटगांव सशस्त्र पर हमला, ठीक है, तो ये सूर्यसेन से, ये बता दिया। सूर्यसेन का नाम चटगांव विद्रोह में सबसे पहले आता है, ठीक है। काकोरी ट्रेन से एक्शन में कौन जुड़े हुए थे, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र यानी कि सैंडर्स को मारा था, तो ये जुड़े हुए थे, ठीक है। सैंडर्स को किसने मारा था, ठीक है। तो बताइए सैंडर्स को लाहौर षड्यंत्र से ये जुड़े हुए थे जतिन दास, ठीक है। काकोरी ट्रेन से जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, और गदर पार्टी से लाला हरदयाल, और चटगांव शास्त्र से ये सूर्यसेन, ठीक है। मिलाने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी दोबारा देख लीजिए। चटगांव विद्रोह, ठीक है, तो ये सूर्यसेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। काकोरी ट्रेन एक्शन से राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास, और गदर पार्टी से लाला हरदयाल, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए आंसर। आगे चलिए, तो ये दिए हुए नाम, ठीक है, जिन्होंने, और ये अंग्रेजी अफसर वगैरह थे जिनकी हत्या वगैरह हुई थी, ठीक है। तो इनकी बताना हत्या किसने के वगैरह की थी, ठीक है। तो भगत सिंह ने मारा था सैंडर्स को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस ने, बताइए किसको मारा था, बताइए, ठीक है। उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को, ठीक है। और ये मदन लाल ढिंगड़ा ने किसको मारा था, तो ये मारा था करजन बायली को, ठीक है। रह गए खुदीराम बोस, तो इन्होंने मारा था किंग्सफोर्ड को, ठीक है। याद रख लेना, मिलान करवा दिया, ठीक है। ये भगत सिंह, क्या बोल रहा हूँ, उधम सिंह के ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, ठीक है। तो आप मिलान कर लेना, ठीक है। ये देख लीजिए अपना आंसर। आगे चलते हैं, और ये देखिए फांसी वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आज भर के लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी A1 क्वालिटी की हो सके। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, ठीक है। और राजेंद्र लैडी को गोंडा में। सुखदेव को कहाँ हुई थी, ठीक है। तो सुखदेव को फांसी हुई थी कहाँ पर, बताइए, तो ये हुई थी लाहौर सेंट्रल जेल में। और रोशन सिंह को हुई थी इलाहाबाद जेल में, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, रोशन सिंह को हुई थी इलाहाबाद जेल में फांसी, और सुखदेव को हुई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, और राजेंद्र लैडी को गोंडा में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप CD के पालतू क्वेश्चन है, इनमें से एक आधा जरूर रख देता है एग्जामिनर आगे, ठीक है। आगे चलिए, 7वां नंबर देखिए क्या कहता है। भारतीय सेना का गठन कब और के कहाँ पर हुआ था, तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, ठीक है। आई थिंक सिंगापुर में किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। तो सूर्यसेन का नाम अभी बता दिया, चटगांव विद्रोह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए संगठनों की सूची दी गई है, ठीक है। इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों में लिप्त संगठनों को सही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये कोई समितियां वगैरह है, ठीक है। तो इनमें बताना है क्रांतिकारी समिति गतिविधियों से कौन कौन सी जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, यानी कि पहला दूसरा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए पहला ही दूसरा है, ठीक है। तो ये अनुशीलन, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा था, नीचे सूचियाँ दी गई हैं कोड का प्रयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन, ठीक है। तो ये संगठन है, तो इनमें अभिनव भारत और अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों का संपर्क था इनसे, ठीक है, यानी कि रिलेशन था या फिर इंटरलिंक था, ठीक है। आगे देखिए, लाहौर षड्यंत्र मामला की परिणति किसकी फांसी हुई थी, ठीक है। यहाँ सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन पूछने कर रहा है कि लाहौर षड्यंत्र मामला था, तो इसमें किस किस को फांसी हुई थी, ठीक है। तो बता दीजिए किस किस को इसमें फांसी हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, ठीक है, यानी कि सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है। राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ठीक है। अगर भगत सिंह ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक होता, ठीक है। तो तीसरा चौथा आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, 11वां नंबर क्या कहता है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन, ठीक है। बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई थी, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन को पूछने की कोशिश कर रहा है, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था तो उसमें नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई थी, तो ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आर क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने
गर्म दल और नरम दल का पृथक्करण कर दिया था। ठीक है ना, ये जो नरम दल और गर्म दल की जो फ्रेंडशिप वगैरह थी, यहाँ पर ये इनकी ब्रेकअप हो गया था। ये दूसरा सही है, यानी कि ये गलत है, आर सही है। ठीक है, ये देखिए ये गलत है, आर सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए सही है, तो ये देख लीजिए ये सारे ही सही हैं। ठीक है, ये देखिए उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है। ठीक है, तीसरा कहता है उन्होंने भारत के, ठीक है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोहियों में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती थी। ये सही है। चौथा देखिए क्या कहता है, ब्रिटिश कैद, ठीक है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ठीक है, तो ये चारों ही सही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4। आगे चलिए। ठीक है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, कहाँ हुआ था, तो ये किया था महाराष्ट्र में, और किसने किया था, सावरकर ने। ठीक है, आगे चलिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखिए, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत संगठन का जो गठन किया था तो 1904 में किया था। और ये पूछ लिया अभिनव भारत क्या था, तो ये गुप्त संगठन था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघर्षों, मित्र मेला संघों को शुरू किया था। ठीक है, मित्र मेला संघों को शुरू किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, ये 1 क्वालिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का दूसरा नाम क्या था, तो अभिनव भारत। ठीक है, आगे चलिए क्या कहता है। ठीक है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था, तो ये किसने किया था, तो ये बीडी सावरकर ने। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ आंसर प्रिंट नहीं हुआ है। आगे देखिए, मित्र मेला के बाद क्या अनुनिर्मित, ठीक है, मित्र मेला के बाद क्या पुनर्निर्मित किया गया था, तो ये किया गया था, बताइए, ये किया गया था अभिनव भारत समिति। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो बीडी सावरकर ने। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहा है। फ्रेंड्स, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये जिस भी एग्जाम है, स्टेट पीसीएस वगैरह या बीपीसीएस बीपीएससी में पूछे हुए हैं ना, जिस भी तरीके से एग्जामिनर के दिमाग में खोपड़ी में आइडिया आया तो उसने जैसे भी क्वेश्चन छापा है उसी तरह से मैंने भी प्रिंट करवाया। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा कि ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट नहीं हो रही है। एग्जामिनर ने जिस जिस भी तरीके से दिमाग लगाया था ना, उसी तरीके से मैंने प्रिंट करवाया। आगे देखिए, अभिनव भारत किससे संबंधित थी, ठीक है, तो ये बीडी सावरकर से संबंधित थी। देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। ठीक है, अभिनव भारत किससे संबंधित थी, तो बीडी सावरकर से, इसीलिए क्वेश्चन एकदम डिटेल में चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, 1904 में गठित अभिनव भारत सभा क्या थी, तो बताइए क्या थी, तो ये देखिए, एक क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करने वाला एक समाचार, एक सेकंड। ठीक है, ये देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी। ठीक है, यानी कि जो क्रांतिकारी वगैरह थे तो उनकी एक गुप्त संस्था थी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए तो इसीलिए मैंने ऐसे भी प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तब आप ये मत कहना कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये तैयारी मजबूत करने वाले क्वेश्चन है। आगे देखिए, जेल। ठीक है, जेल में जिसमें विनायक दामोदर सावरकर या फिर बीडी सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लैडी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो कौन सी जेल में किया था, तो इन्होंने किया था, बताइए बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेलुलर जेल में। आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव सत्र का विद्रोह पर धावा बोला था या फिर अटैक किया था, तो ये थे सूर्यसेन। ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया, चटगांव विद्रोह याद रखना, ये कई बार ऑप्शन सूर्यसेन दे के पूछ लेता है। ठीक है, और कई बार यहाँ पर रख देता है कल्पना दत्त को। ठीक है, तो ये दोनों ही जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सूर्यसेन तो यहाँ है ना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी, तो ये सूर्यसेन ने बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, यहाँ देखिए, चटगांव विद्रोह नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है चटगांव आर्मरी रेड किससे संबंधित था, तो ये वही आंसर हो जाएगा, सूर्यसेन। ठीक है,
आगे देखिए चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था, यहाँ देख लीजिए ये सूर्यसेन था। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं। आगे देखिए अब थोड़ा विभाजन देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ देखिए सिद्धांत अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव होना। ठीक है, चलो विश्वास का अभाव होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए निम्नलिखित स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है, तो बताइए, तो ये था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए। आगे देखिए ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो बताइए, तो ये किया गया था, बताइए बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो गरम दल ने लाला लाजपत राय को आगे रखा था अध्यक्ष बनाने की सस्ती पेश की थी। ठीक है, आगे देखिए 31वां नंबर क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों के दो दलों में बट गई थी, तो सूरत का अधिवेशन। ठीक है, ये सब अधिवेशन वगैरह मैंने ऊपर करवा दिए। कराची के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, एक सेकेंड, ठीक है, कराची का ये था मुस्लिम लीग वगैरह का अधिवेशन। ठीक है, और अपना कांग्रेस का हुआ था 1931 में कराची का अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सूरत अधिवेशन को यहाँ पर डिटेल में ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक था कौन, उदारवादी, और दूसरा था उग्रवादी या फिर गरम दल नरम दल। ठीक है, ये 1907 में मतलब जैसे ही सूरत देखी वैसे ही इनका ब्रेकअप हो गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 1907 में हो गया था इनका ब्रेकअप, लेकिन ये मिले कब थे, तो ये मिले थे 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, वहाँ पर ये मिल गए थे, दोबारा इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। ठीक है, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कौन सी बात मान ली थी, तो जो मुस्लिम लीग ये कह रहे थे कि ना हमें अलग निर्वाचन मंडल चाहिए या फिर हमें अलग वोट डालने का अधिकार चाहिए, तो वो इनकी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की बात को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से यूपीपीसीएस में डीप में बना है कि जो मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, नरम दल और गरम दल की दोबारा से मित्रता हुई थी 1916 के जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसने निभाई थी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका वगैरह निभाई थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट का नाम याद रखना। ठीक है, और 1916 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पर 1907 में ये डिवाइड हो गई थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे, बताइए, ये थे BR घोष, यानी कि बताइए BR घोष। ठीक है, फ्रेंड्स, तो ये की थी RB घोष ने, यानी कि रास बिहारी घोष। ठीक है, अब थोड़ा तीव्र गति से चलते, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था BGT, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत में फूट पड़ गई थी, तो 1907 में। फ्रेंड्स, आगे चलिए 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस आंदोलनों के रणनीतियों पर। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए सूरत अधिवेशन जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार फूट पड़ गई थी, तो ये हुआ था 23वां अधिवेशन था और सूरत में हुआ था। ठीक है, याद रखना 23वां अधिवेशन। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय जो सूरत का अधिवेशन हुआ था तो उसमें भाग लिया था, तो ये इनमें से कोई नहीं था। डिफेंस, तो बताइए, आप लोग बता सकते हैं, ये A1 क्वालिटी का एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन है। डिफेंस, तो किसने लिया था, तो ये लिया था एनी बेसेंट। डिफेंस, एनी बेसेंट भी एक अंग्रेज थी। डिफेंस, तो उन्होंने 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, ठीक है, तो उन्होंने भाग लिया था। जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि ये कांग्रेस का सबसे बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपस में तुम लड़ोगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बात कही थी कि ये कांग्रेस का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है जो तुम आपस में लड़ रहे हो। ठीक है, आगे चलिए, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी
संगठन बंगाल में जन्म दिया था। तो बारिंद्र कुमार ने अनुशीलन समिति, ठीक है ना, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे देखिए बारिंद्र कुमार घोष का संबंध अनुशीलन समिति से, ठीक है। आगे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती थी, ठीक है। तो ये बर्रा डकैती बताइए कहाँ हुई थी। तो बर्रा डकैती बताइए ये हुई थी बंगाल में, ठीक है, पूर्वी बंगाल में। आगे चलिए अनुशीलन समिति क्या थी, ठीक है। अनुशीलन समिति क्या है, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो ये थे बारिंद्र कुमार घोष, ये रहा। आगे चलिए बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। तो अनुशीलन समिति से। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी। तो अनुशीलन समिति की, ठीक है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। आगे चलिए, ठीक है, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी रखे। आगे देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह और उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी। तो बताइए ये कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में, ठीक है। आगे देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो बताइए ये किसने की थी। ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। तो ये किया था, बताइए ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो डी है इसका आंसर। आगे देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो ये भगत सिंह थे, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो ये शिव वर्मा से इनका कोई लेना नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो ये नहीं थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। आगे चलिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों ने कहाँ मार डाला था, ठीक है। तो ये मुठभेड़ में, ठीक है। ये देखिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कहाँ मार डाला था। तो ये इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में, वहाँ पर मुठभेड़ में गोलियाँ चल रही थी। तो इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स। आगे देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किस योजना के लिए बनाई गई थी या किसके लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ठीक है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या था भगत सिंह के, ठीक है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो वो दो कौन थे, दुए थे, बताइए कौन थे। ये थे राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे चलते इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा है, ठीक है। आगे चलिए निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था। तो ये बचाव किया था, बताइए किसने किया था। ये किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए काकोरी केस में, ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ये हुआ था गोविंद वल्लभ पंत, जो कि यूपी के पहले सीएम थे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड से फांसी की सजा पाने से बच गया था। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ये हो जाएगा, देख लीजिए काकोरी, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस तो ये 1925 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन काकोरी मुकदमे में सरकारी वकील था। तो ये थे जगत नारायण मुल्ला, ठीक है। आगे देखिए 63 नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड में वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच गया था। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए। आगे देखिए निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र के से नहीं जुड़ा हुआ था। तो ये भगत सिंह,
इससे जुड़े नहीं हुए थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था, तो ये सूर्यसेन का नाम नहीं आता है इसमें, क्योंकि इनका नाम आता है छठगांव। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ये बच निकले थे। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल। ठीक है, आगे देखिए काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल था। आगे देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में जहाँ किया गया था वह जगह थी, तो वो कानपुर में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। डिफेंस आगे देखिए निम्नलिखित में ऐसे कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो ये शिव वर्मा। डिफेंस शिव वर्मा, डिफेंस शिव वर्मा इसका आंसर है। आगे देखिए किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, 1924। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता, तो ये है बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक किसे माना जाता है, तो बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए ठीक है, बैलेंटाइन सिरोल ने महात्मा क्या कहते हैं बीजीटी को यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारत का शांति जनक या फिर असंतोष का पिता कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को शांति का जनक किसने कहा था, तो बैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, आगे देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 साल की जेल हुई थी। ठीक है, तिलक के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए वे कांग्रेस के सभापति अध्यक्ष बनने में असफल रहे थे। ठीक है, इन्होंने एक बार भी अध्यक्षता नहीं की थी। आगे चलिए 77 नंबर देखिए बीजेटी ने किस तरह के लोगों को राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया था। ठीक है, तो इन्होंने बताइए भारत के देशवासियों को किस तरह से राष्ट्रीय भावना का भरने का कार्य किया था, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र केसरी से प्रकाशित करके। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश सरकार हमारे देश के खिलाफ मतलब हमारे देश को लोगों के ऊपर जातियाँ कर रही थी या फिर जुल्म कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था केसरी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू मतलब भारतीय जनता को जगाने की कोशिश की गई थी उन्होंने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवान गणेश के सम्मान के उत्सवों को आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव है, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो बीजीटी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए किसने रूढ़िवादियों हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया था, तो ये थे बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। डिफेंस मैं थोड़ा तेज़ गति से चल रहा हूँ, अगर किसी को मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो, ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा के देख ले 1.50 को या फिर 1.75 पे भी दे सकता है। अगर किसी को वाकई में तेज़ लग रही है तो वो थोड़ा स्लो करके देख सकता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, तो ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, गोरखपुर में। डिफेंस आगे देखिए तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं डिफेंस मतलब इनको जब फांसी चढ़ाई जा रही थी तो इनको दूध पिलाया गया था, वो भी गाय का। ठीक है, तो इन्होंने गाय का दूध पीने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि ठीक है, यहाँ देखिए क्रांतिकारी में से एक ने पीने, ठीक है, तो इन्होंने गाय दूध पीने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। डिफेंस ये देख लीजिए। आगे चलते हैं तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। ये दुखद भरी घटना थी आज भी हमारे देश के लिए। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सांडर्स की हत्या यानी कि लाहौर केस में फांसी हुई थी। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप CD के। आगे चलिए निम्नलिखित में से किसी युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के लिए फांसी चढ़ा दी गई थी, तो ये मदन लाल ढिंगड़ा ने मारा था करजन वायली को, और उधम सिंह के ऊपर तो पूरी कहानी सुना रखी है, इन्होंने मारा था जनरल डायर को। ठीक है, आगे देखिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए, तो ये थे अशफाक उल्ला खान। ठीक है, अगर ये पूछ ले यहाँ रिकॉर्डेड की जगह, ठीक है, ये रिकॉर्डेड हटा दे और क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम कौन था जिसको अंग्रेज़ों ने फांसी चढ़ा दिया गया था तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए, तो ये थे अशफाक उल्ला खान। ठीक है, शेर पंजाब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा ग्रुप CD में। ये लाला लाजपत राय को कहा जाता था निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा हुआ था, तो उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये थे
लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे देखिए पंजाब केसरी, तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता था, ये एक उपाधि थी। ठीक है, आगे देखिए कांग्रेस की स्थापना और याचिका की नीति अंतोक्तवा समाप्त हो गई थी तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही कुछ खरा खरा कह दिया था इनको। भारतीय मुसलमान, ठीक है, भारतीय मुसलमान समानता रूप में प्रगतिवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। इसका क्या कारण था, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादियों की हिंदी अतीत की, ठीक है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। ठीक है, तो जो ये क्या कहते हैं, भारतीय मुसलमान समानता रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि जो उग्रवादी थे तो वो हिंदू अतीत का राग गाने में लगे हुए थे। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, आगे देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संवैधानिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण संसाधनों के स्वायत्त प्राप्त करना था। ठीक है, आगे देखिए उन क्रांतिकारियों या फिर क्रांतिकारियों का नाम बता दीजिए जो 1925 में सक्रिय थे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1925 में कौन सक्रिय था, तो ये था काकोरी ट्रेन एक्शन और ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे दे एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, राम प्रसाद बिस्मिल के लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पर पूछा 1925 के बाद, यानी कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद की घटना में सक्रिय हुए थे तो ये थे बटुकेश्वर दत्त वगैरह। ठीक है, इन्होंने बम वगैरह फेंका था भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में और उसका उद्देश्य क्या था, बहरों को सुनाना। आगे देखिए लाल बाल पाल का त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, तो ये बताइए, ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था तो इनमें से अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था त्रिगुट। ठीक है, तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। ठीक है, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था जहाँ पे जिसकी वजह से इनके सर में गहरी चोटें लगी थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए कौन एक उग्रवादी था, तो ये था, ठीक है, उग्रवादी यानी कि बहुत ही जोशीला, एकदम तुरंत गुस्सा आ जाने वाला। ठीक है, तो ये थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये बहुत ही उग्र तीव्र थे। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित में से किस एक महिला ने दीक्षांत समारोह की अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर या फिर कुलपति पर गोली चला दी थी, तो ऐसा काम किया था बीना दास ने। ठीक है, ये यूपी पीएसएस में कई बार पूछा है। आगे देखिए दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या कर दी थी, तो वो कौन थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी न्यायाधीश को मार डाला था। ठीक है, आगे देखिए 96 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था, तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे चलिए निम्न में से कौन एक लाला कुत्ते क्यों पागल हो गए हैं। ठीक है, साहब देखिए निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना गुरु माना था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जैमिनी को। ठीक है, जैमिनी नहीं है मैजनी को। ठीक है, जैमिनी तो कुछ और ही है। आगे चलते हैं जतिन दास के आरोप में बंदी बनाए गए, तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, और जतिन दास की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है, ये लगभग 64 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 64वें दिन। ठीक है, तो वही देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भाई 2.5 बरस भूख हड़ताल पर रहा। ठीक है, ये 2.5 बरस नहीं है, लगभग 2.5 महीने होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे जतिन दास। ठीक है, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से पढ़िए एक क्रांतिकारी 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 बरस तक भूख हड़ताल पर रहा, तो ये थे जतिन दास। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ये 2.5 बरस नहीं है, ये 2.5 महीने होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2.5 बरस नहीं है, ये 2.5 महीने होना चाहिए, कि 2.5 बरस में तो भाई पूरा देश ही ख़त्म हो जाएगा अगर भूख हड़ताल पर बैठ गए तब। ठीक है, आगे चलिए लाहौर षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। आगे देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना ये बिस्मिल ने है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। आगे देखिए राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे बीजेटी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये देखिए क्वेश्चन आएगा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 में किसने कर दी थी, तो ये ऊपर हम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये किसने कर दी थी,
ये कर दी थी मदन मालवीय ढिंगड़ा ने, ठीक है, ढिंगड़ा जी ने कर दी थी। आगे चलिए, जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था, पूरी कहानी सुना रखी है इसके ऊपर A1 क्वालिटी की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये थे अरविंदो घोष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए, उग्रवादी नेता था तो ये अरविंदो घोष ही थे, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे देखिए, उग्रपंथी नहीं था तो ये बहुत ही शरीफ किस्म के व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में जो लाहौर का बनारस में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने किया था क्या, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ पर बताना है, नरमपंथी नेता नहीं था तो ये BJT गर्मपंथी थे, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों ने प्रभाव क्या लिखा है ये, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का कब, ठीक है, गर्मपंथी दल कब सामने आया? तो 1914 के बाद, ठीक है। यानी कि गर्मपंथियों के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था तो गर्मपंथियों के हाथों में कब आया, या फिर गर्मपंथियों के नेतृत्व में कब आया? तो 1914 के बाद, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, क्लिष्ट लैंग्वेज अपने को पसंद नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, 1923 से 1928 में, ठीक है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्विधि का क्या कारण था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, ठीक है। इसकी वजह से और फिर मारकाट हो गई थी। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड किससे संबंधित था? तो ये था प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि भारत में, ठीक है, क्रांतिकारी ऐसा कौन था जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी या फिर जिसको मार डाला गया था, तो ये प्रफुल्ल चाकी थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनकी हत्या वगैरह हो गई थी, ये मर गए थे 16 वर्ष में, ठीक है। इतना याद रखना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा। आगे देखिए, भारतीय क्रांति की जननी तो ये मैडम भिकाजी रुस्तम कामा भी बोलते हैं इनको। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? तो ये उग्रवादियों की थी, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो ये शशिपंत बनर्जी। आगे देखिए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये भगत सिंह ही कह सकते हैं ऐसा, तो ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को, एक सेकंड, ये पूछने की कोशिश कर रहा है किसने जो असेंबली में बम फेंका था ना, तो वही बात बताई जा रही है, किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु सक्रिय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी कि पहला और चौथा, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त याद रखना, पहला चौथा, ठीक है। ऑप्शन सही से प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। पहला चौथा यानी कि पहले बता भगत सिंह और चौथे बता बटुकेश्वर दत्त का नाम याद रखना। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल भेजा गया था? दिए थे फिरोज सिंह मेहता, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बताना है निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले हुआ था काकोरी कांड 1925, क्रांतिकारी पुलिस सैंडर्स की हत्या 1931-32 की घटना, ठीक है। और बताइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर में बम फेंका था? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक फ्रेंड्स। और पढ़ाऊँ क्या, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। इसमें PDF में, ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए कितनी लंबी PDF है ये, ठीक फ्रेंड्स, लगभग 95 प्लस पेजों की PDF है, ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। और कितना भी आप कोशिश कर लो, जब 95 पेज एक साथ सीक्वेंस में अरेंज होते हैं ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर पेज ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 11वां था, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। और मैंने कल जो आज मॉर्निंग में, ठीक है, यानी कि ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा मंडे को, यानी कि कल संडे को मैंने मॉर्निंग में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो खनिज उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, जो EPPCS के एक बार डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स भी चल रही, साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैं सोच रहा हूँ आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो लाना प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है, एकदम जैसे हम डिटेल में ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, डिटेल में एकदम निचोड़ में, ठीक है, ऐसे ही मैं आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाऊँगा एकदम निचोड़ में, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, ठीक है। कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो शेयर कर सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।